शाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मैगजीन का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का गाइस शॉर्ट्स वाला एक पार्ट हमारा रह गया था, उसको आज हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी अपना स्टार्ट कर देंगे। देखो, न्यूज़ इन शॉर्ट में सबसे पहला जो टॉपिक आज हम उठाने जा रहे हैं उसमें हम बात करने जा रहे हैं अपना आपका कि 17 लोकसभा की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। क्या ना, देखो, जो प्रेस आपकी जो पीआरएस की लेजिस्लेटिव रिसर्च एक निकल कर आई, उसमें पूरा का पूरा ना फंक्शन ही बताए हुए हैं बेसिकली कि क्या क्या फंक्शनिंग रही 17th लोकसभा की। तो वो सब आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और पीआरएस का आप तो जानते ही हो, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ये निकालती है। एक तरह से लगा लो ना, आपका ये पीआरएस के अंदर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपको पता ही है, पीआरएस जो लेजिस्लेटिव रिसर्च गाइज है ना, ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये कॉमनली इसको पीआरएस बोलते हैं। और इंडिया की इसमें ना स्टैब्लिशमेंट वगैरह करी गई थी, फाउंडर्स इसके सीवी माधुकर जी थे। तो ये हमें इनके बारे में ज़रूर याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ना देखो, 17 लोकसभा के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया। क्योंकि पीआरएस का काम ही देखो ये होता है, स्ट्रेंथन करना लेजिस्लेटिव प्रोसेस को इंडिया में, इन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी सिस्टम को क्रिएट करना इनका काम है ये, है ना। अब क्या होता है, देखो आगे की बात कि 17 जो लोकसभा है ना, इसका सेशन हुआ 17 मतलब जून आपका 2019 से लेके फरवरी 2024 तक इसका पूरा सेशन था। अब इसको ना कंपाइल करके बताया जा रहा है कि 274 सिटिंग्स थी और 179 इस पूरे फेज में बिल पास हुए हैं, क्वेश्चन आर हुए। अब देखो, बात ना क्या होती है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हमारी एक आदत पड़ भी जाए तो अच्छा है कि हम डिटेल में बातों को समझें। अब इसमें गाइस एक शब्द आया जो कि हम बोलते हैं क्वेश्चन आर, ठीक है। आपको क्वेश्चन आर जरूर पता होना चाहिए। तो याद रखो, जो फर्स्ट आर होता है ना लोकसभा की सिटिंग के लिए, वो क्वेश्चंस को ही डिवोट किया जाता है, तो उस घंटे को क्वेश्चन आर कहा जाता है। और इसकी बड़ी स्पेशल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग फिर उसी हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आर फंक्शन 60% शेड्यूल टाइम में एलएस के हुए, 52% राज्यसभा में हुए। एंड क्वेश्चन आर कैंसिल कर दिया गया था मॉनसून सेशन ऑफ 2020, जब पेंडेमिक चल रहा था, पेंडेमिक की वजह से ही करना पड़ा। अब यहाँ आगे कह रहा है कि हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की। तो बोला गया कि फ्यूएस्ट सिटिंग थी अमंगस्ट ऑल फुल मेंबर्स लोकसभा विद 206 इंस्टेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा देखो, क्योंकि सिटिंग कम थी तो कई मेंबर्स का, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, एमपी थे, उनका सस्पेंशन भी हुआ, हटाए गए। एवरेज एनुअल जो सिटिंग थी वो डाउन टू 55। सोचो, पहले फर्स्ट जो लोकसभा की सिटिंग थी उसमें 135 में खाली 55 दिन ही आए। फॉर द फर्स्ट टाइम एलिस में कभी तक कोई भी डेप्यूटी स्पीकर इंटायर ड्यूरेशन में कोई नहीं आया। तो याद रखना है आपको कि ऐसा कौन सी लोकसभा की एक टाइम आया जहां पर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं किया गया पूरे ही ड्यूरेशन में। 17th लोकसभा आंसर होगा। अब कह रहे हैं जो आर्टिकल 93 है वो बताता है कि एलिस जो है, जो लोकसभा है, वो इलेक्ट करती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एज सुन एज दे आ जाता है। जैसी जैसी लोकसभा बैठ जाती है, आ जाते हैं वो सिलेक्ट होके, अपॉइंट होके, तो वो शुरू हो जाता है इलेक्ट होके, बेसिकली नॉट अपॉइंट। तो ओनली 16% जो बिल हैं वो कमेटी पे रेफर किए गए डिटेल स्क्रूटनी के लिए। मेजॉरिटी ऑफ बिलों में देखा जा रहा है कि वो बिना रिकॉर्डेड वोटिंग के हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि 35% बिल ना 1 घंटे के डिस्कशन से ज़्यादा किया ही नहीं, बल्कि उसमें 1 घंटे का भी डिस्कशन नहीं हुआ और पास कर दिए गए। फिर कह रहा है जो टाइम स्पेंड किया गया है बजट डिस्कशन में वो रिड्यूस हुआ है विद अबाउट 80% ऑफ द बजट वोटेड विदाउट डिस्कशन। 80% जो बजट पे डिस्कशन होता था, वोट होता था, वो हुआ ही नहीं। तो कह रहे हैं ये चीज़ें निकल कर आई हैं पीआरएस के लेजिस्लेटिव रिसर्च में कि 17 लोकसभा ने फंक्शन कैसे किया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, हमारा जो एक शॉर्ट है उसमें हम बात करेंगे एनुअल एनईएसडीए रिपोर्ट। एनईएसडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ये रिपोर्ट 2023 की है गाइस। इस रिपोर्ट में किया क्या जाता है? ये रिपोर्ट जो है उसको रिलीज करने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसने हाईलाइट करा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि अब ई सर्विस डिलीवरी का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। यानी कि हम जितनी भी सर्विसेज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं, चाहे वो लाइसेंस को भेजना हो, पेमेंट रिसीव करनी हो, कोई भी फॉर्म भरना हो, ये सब कुछ अब ई सर्विस से चल रहा है। है ना। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज हैं। 76% जो मैंडेटरी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है।
जम्मू कश्मीर हुआ, केरला हुआ, असम हुआ, उड़ीसा हुआ, या फिर 100% ऑफ देयर सर्विस थ्रू देयर आइडेंटिफाइड पोर्टल के थ्रू हो रही है। टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ई सर्विस डिलीवरी होने के सिग्निफिकेंस क्या है। कह रहा है सबसे बड़ा फायदा ना सिटीजन्स को मिलता है, उनको एम्पावरमेंट मिलती है, पार्टिसिपेशन मिलता है, और इनका एक्सेस इम्प्रूव होता है, क्योंकि कोई इंटरमीडिएरी बीच में नहीं रखते ये लोग। फिर गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा है कि इन्फॉर्म डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, इंक्लूजन रिड्यूस करने की बात है, एक्सक्लूजन एरर्स को हटाना है। बट कह रहा है कि देखो ई सर्विस डिलीवरी के सिटीजन गवर्नमेंट दोनों को बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या होता है कि हमारे हर जगह पे ना डिजिटली हम एम्पावर्ड नहीं हैं। डिजिटल डिवाइड के कारण और लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन उस तरह का नहीं होता है। कई बारी इतना चेंज मैनेजमेंट में क्राइसिस आ जाता है साइबर सिक्योरिटी को लेके, कई बारी ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया इतना ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आ गई, मैंने आपको कहा है हर एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे टर्म ये आई है कि ब्यूरोक्रेटिक जो आपका इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो देखो सपोज करो एक ऐसी टेंडेंसी जिससे ना आपके इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स पे भी दिक्कत आने लग जाए, कि जैसे कि देखो कॉमन ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को आपने बढ़ा दिया वर्चुअल मीटिंग ऐप से, है ना? तो ऑल्दो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस अब बहुत ज़्यादातर आजकल यूज़ करती हैं डेली लॉन्ग आवर मीटिंग के लिए, जो कि आजकल ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए या हर चीज़ के लिए आप कोशिश करते हो कि अब एक तरह से वो क्रिएट कर लो, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्रिएट कर लो। तो यानी कि एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया आप कह सकते हो कि एक ऐसी टर्म है जिसमें एक ऐसी पोजीशन है जिसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके, ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके चीज़ों को इतना कंज्यूम, इतना कॉम्प्लेक्स कर देना, टाइम कंज्यूमिंग कर देना कि वो ना कंपनी की कोर एक्टिविटीज़ को ठीक ढंग से कर भी ना पाए। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया की वजह से ना, जैसे कि मान लो लॉ फर्म है, उसने नया ऑफिस खोला एग्जिस्टिंग एरिया में, तो उसका पर्पस था ग्रोथ करने का, विदाउट कंसिडरिंग कि डिमांड कोर सर्विसेज की दैट एरिया में है या नहीं है। तो आपने अगर ये काम कर दिया तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया में ना आप बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हो, टाइम कंज्यूम करते हो बहुत ज़्यादा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं चैलेंजेस होते हैं ई सर्विस डिलीवरी को लेकर भी। अच्छा, ई सर्विस डिलीवरी की बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताया जे&के में होती है। ई उन्नत पोर्टल, तो आपको ये पोर्टल ज़रूर याद रखने हैं। ई सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड कहाँ-कहाँ पे पोर्टल अच्छा काम कर रहा है। ई उन्नत है, यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल है। उत्तर प्रदेश का निवेश मित्रा है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेवा सिंधु कर्नाटका का है जो कि सिटीजन्स को डोर स्टेप गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। गाइस प्लीज मेमोराइज दीज पार्ट्स। आवाज मत करना प्लीज कोई भी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा जो है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हम पॉलिटियन गवर्नेंस के शॉर्ट में देखते हैं। अब देखो 22वीं जो आपकी लोकसभा कमीशन की जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करा। ठीक है, 22nd लॉ कमीशन का रिपोर्ट था ये, तो इसमें टाइटल किया हुआ था प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या बोला, तो कमीशन ने ना स्यो मोटो किया। स्यो मोटो का मतलब है कि जो भी ह्यूमन राइट्स को किसी तरह से हम डैमेज होने से जब बचाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्यो मोटो उसमें हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट में बोला गया कि हमें राइजिंग जो इंसिडेंट है वेंडलिज्म के एंड जो इसकी वजह से स्टेट एक्सचेकर को दिक्कत आती है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट का समझना है कि वेंडलिज्म क्या होता है। वेंडलिज्म का मतलब गाइस क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको मतलब समझो तो इंटेंशनल किसी की अगर होना कि डिस्ट्रक्ट करना है, प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, तो उसको वेंडलिज्म कहते हैं। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है, इसमें एक शब्द बोला गया कि ना स्टेट एक्सचेकर हो जाता है, यानी कि जो स्टेट ट्रेजरी है उसको नुकसान पहुंचता है। जो कैश इन हैंड जो गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास होने चाहिए, उसकी कमी आ जाती है। फिर यहाँ पर बोला गया इट हाईलाइटेड द इशू ऑफ विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्लेस और वे। इसकी वजह से देखा जाता है कई बारी बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट करके बताया कि विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट किए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस को। सम स्टेट्स के पास तो प्रोविजन है कि भाई वो डील कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पब्लिक पाथवेज। तो बोला गया कि जो आपकी एक अमेंडमेंट है पीडीपीपीसी से रिलेटेड, यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपका एक्ट है 1984 का, उसमें भी इंक्लूड करा गया है कि एक कंडीशन है वहाँ पर कि बेल शुड बी डिपॉजिट, है ना, एक अमाउंट आपको बेल तभी मिलेगी
मान लो कोई पाया जाता है कि भाई इसने फला फला प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है इंटेंशनली, तो बेल भी उसको तभी मिलेगी जब वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज को पे कर देगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ डीलिंग विद विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें इनेक्ट किया गया था। अब यहाँ पर ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, वो भी ध्यान रखना है। कह रहा खाली लीगल प्रोविजंस नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, जिसमें कि लीगल प्रोविजंस के साथ साथ जो प्रोटेक्शन देते हैं डैमेज प्रॉपर्टी को जिससे रोकने के लिए। देखो सबसे पहली बात है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्या कहता है, जो बात करता है राइट टू प्रोटेस्ट। हाउएवर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं वो इस कदर ना हो कि वो आगे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर दे। कह रहा फिर फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 15(1)(a) का, उसमें बोला है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि हम अपनी प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड किया जाए, वायलेंस से बचाया जाए। फिर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं बचाने के लिए कि हमें प्रॉपर्टी डैमेज से बचना होगा। तो कह रहा है सेक्शन जो 425 टू 440 आईपीसी का है वो भी इससे डील करता है। कह रहा सेवरल सेक्शन अगर आप भारतीय न्याय संहिता उठा लो, आईपीसी को हमने जब रिप्लेस करके उसमें भी हमने डाला। कह रहा देखो ऐसा नहीं है कि जजमेंट भी आई है, तो जजमेंट में भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1997 का केस था, उसमें बोला गया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी अगर कोई डैमेज की गई है तो उसके बदले में रिकवरी भी लिया जाए। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में हुआ, सियोमोटो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए 2 कमेटी, इसमें गाइडलाइंस उन्हें दी कि कैसे पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन को बचाया जा सके। राइट, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पोर्टल्स फॉर अ मॉडर्नाइज्ड मीडिया लैंडस्केप। यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 4 न्यू मीडिया रिलेटेड पोर्टल्स को लॉन्च किया है। एक आपका स्ट्रीमलाइन मीडिया रिलेटेड सर्विस है, इसमें 4 तरह के पोर्टल हैं। एक है आपका प्रेस सेवा पोर्टल, एक आपका नवीगेट गवर्नमेंट भारत पोर्टल है, एक नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर है, एक ये वाला पोर्टल है। इस पोर्टल के तहत देखो वैसे आपका प्रेस सेवा पोर्टल है, उसका काम क्या है कि हमें ना प्रोसेस जो है न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन का उसको ऑटोमेट करना है। फिर नेविगेट भारत पोर्टल का काम है कि सिंगल प्लेटफॉर्म है, इंटरेक्टिव यूजर की तरह होना चाहिए, गवर्नमेंट वीडियोस वगैरह दिखाई जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे पोर्टल्स को क्यों तैयार करा गया है, ताकि मीडिया के लैंडस्केप को और ज्यादा मॉडर्नाइज तरीके से रखा जाए। राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब देखो जितने भी इंडेक्स मैंने आपको कहा है उनकी रिपोर्ट जो भी आई हैं, कौन निकालता है, इंडिया की क्या रैंक रही, किस पैरामीटर पे निकाला जाता है, उसको प्लीज अलग से एक जगह पे बना लो, क्योंकि जो भी बच्चे पेपर 2024 का देने जा रहे हैं उनको ये जरूर पता होना चाहिए। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो रैंक थी वो 93 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज की। 180 कंट्रीज में 2023 के अंदर ये रही थी 93 रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। कह रहा जब हम इंडिया की रैंक 2022 में देखते हैं तो वो 85 ही थी। तो कह रहा ये तो भाई प्रोग्रेस की जगह ये क्या हो रहा है। फिर कह रहा है ये जो रिपोर्ट निकालता है ना, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोलते हैं, ये बॉडी है जो निकालती है। अब कंट्रीज की जो रैंक है या टेरिटरीज की जो रैंक है बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक करप्शन, सेक्टर का करप्शन निकालते हैं वो। अगर मान लो कोई 0 नंबर पर आ रहा है तो यानी कि वो हाईली करप्ट कंट्री है, और अगर 100 पे आ रहा है तो वो वेरी क्लीन है। याद रखो 0 to 100 मार्क किया जाता है कंट्रीज को। अगर किसी कंट्री का परसेप्शन इंडेक्स पब्लिक सेक्टर या जितने भी रैंक करा जाता है कंट्रीज को, अगर वो हाईली करप्ट है तो मतलब 0 रैंक होगी, 0 स्केल पे आया होगा। और अगर स्केल 100 है तो वेरी क्लीन कंट्री जहां पे करप्शन नहीं है। तो डेनमार्क 2023 में कह रहा है, डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री है, मतलब पहला नंबर जिसका फर्स्ट रैंक आई है आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, फॉलोड बाय योर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है। यही कंट्रीज का जो परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो बहुत क्लीन आया है। तो पहली रैंक याद रखनी है 2023 में डेनमार्क की रही। इंडिया की रैंक 93 थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करता है रिपोर्ट को। अगर 0 स्कोर है तो हाईली करप्ट है, 100 स्कोर है तो वेरी क्लीन कंट्री। ये नंबर्स हमें ऐसे जरूर याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पंडराम लैंड्स के बारे में। देखो लक्षद्वीप में ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ ट्रीज जो पंडराम लैंड्स के हैं वो बात की है कि उसको भाई कॉन्टिन्यूस पे चेक करा जाए। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय है, अमीनी आइलैंड है, लैंड रेवेन्यू टेनेंसी रेगुलेशन ने 1965 में डिफाइन करा सबसे पहले कि पंडराम लैंड्स होते क्या है। तो वो लैंड जो गवर्नमेंट के जिसपे प्रोप्राइटरी राइट हो, जिसमें गवर्नमेंट का राइट हो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रेगुलेशन। जैसे ही गवर्नमेंट में
रेगुलेशंस आई वैसे ही गवर्नमेंट के पास चली गई, तो वो जो भी लैंड गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट एक्वायर करती है अंडर दिस रेगुलेशन, ठीक है, वो गवर्नमेंट का हो जाता है। तो अदर देन जो 15 लैंड है, उसमें व्यक्ति का कुछ प्रोप्राइटरी होता है, कश्मीरी लॉज लगते हैं आइलैंड में, तो उसको डिफाइन करा हुआ है, वो जिनमैम लैंड होते हैं अंडर द 1965 रेगुलेशन। अब देखो छोटी सी बात है, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेपर में पूछ ले कि भाई 15 लैंड्स और मैम लैंड्स में फ़र्क क्या था, तो जन मैम लैंड्स इंडिविजुअल का है, उसके प्रोप्राइटरी, उसके पूरे राइट हैं। गवर्नमेंट के लैंड में 15 लैंड्स है, तो लक्षद्वीप में कोशिश की जा रही है नंबर ऑफ ट्रीज 15 लैंड्स के उसमें कॉन्टिन्यूसली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आधार कार्ड। देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उसने ना रिमूव कर दिया आधार को लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, कि ईपीएफओ ने कहा है आधार को एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जाएगा, रिमूव कर दिया उसको लिस्ट से ही। तो आधार को क्या बोला, आधार इज कंसिडर्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो है, लेकिन बट नॉट ऑफ सिटीजनशिप या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो याद रख लो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आधार कार्ड आज की डेट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है एज प्रूफ बाय दी और एज वैलिडेटेड बाय द ईपीएफओ। आधार क्या होता है, 12 डिजिट का आपने देखा होगा, रैंडम नंबर होते हैं। यूआईडीए इसको इशू करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, आधार एक्ट 2016 के तहत आई। इसमें डेमोग्राफिक होते हैं, आपका नाम, जेंडर, डीओबी, बायोमेट्रिक्स, आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स। तो एलिजिबिलिटी क्या है, आप किसी भी, आप इंडिया के किसी भी एज में हो, आप किसी भी एज में हो, चाहे आप एनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी भी जेंडर के हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना मुद्दे वाली बात कि आधार इज कंसिडर्ड अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट ऑफ सिटीजन और डीओबी। प्लीज माइंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली नाउअडेज, ठीक है। So guys, this is how your shorts has been completed for polity and governance. We'll continue the series with international relations. So stay tuned with our channel. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.